ये 5 मेडिसिन के बारे में बताया और कुछ हद तक आपने इनका ये भी बता दिया कि इसके साथ क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि सप्लीमेंट अगर कुछ लेते हैं लोग तो उन्हें नहीं लेनी चाहिए। फिर हम एक बार ये जानना चाहते हैं थोड़ा और डिटेल में कि जो एक जनरल जो आपके पास ओसीडी पेशेंट्स आते होंगे, तो इन तरह की जो मेडिसिन आप देते हो या कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, तो इसका एक जनरल जो आम तौर पर देखा जाता है वो साइड इफेक्ट क्या है और उससे डील कैसे किया जाए? है कि मैंने ओसीडी की दवाई ले ली। बहुत सारे पेशेंट्स को ये डर रहता है क्योंकि यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस बनाए हैं कि दवाई लेने से ऐसा हो गया, वैसा हो गया, शादी में प्रॉब्लम हो गया, मेरी शादी नहीं हो रही है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ऐसा कुछ नहीं है। ओसीडी की मेडिसिन आप लेते हो तो उसके जो भी साइड इफेक्ट्स है वो डॉक्टर आपको बताएंगे। आपको भी डिस्कस करना है डॉक्टर के साथ। मैक्स टू मैक्स ड्यूरेशन है 6 वीक्स, उसके बाद साइड इफेक्ट्स नहीं रहते। ओके, दवाई आपको बीच में से बंद नहीं करनी है। साइड इफेक्ट से डर के दवाई मत बंद कर दीजिए, डॉक्टर के साथ बात कीजिए। यस। दवाई बीच में बंद करना एक मेजर कारण है जिसकी वजह से और सीवियर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं लोगों को। जी, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई ओसीडी पेशेंट है जो कि एक एलोपैथी में भी अपना इलाज करवा रहा है या फिर साथ साथ वो कहीं पे कोई और इलाज भी उसको मिलता है या किसी पड़ोस वाले ने या किसी और ओसीडी फाइटर ने उसे बताया है कि मुझे इस चीज से आराम मिला है, तो उसे वो साइड बाय साइड 2 इलाज करने चाहिए या नहीं? यस, अभी इसमें जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप ओसीडी की ट्रीटमेंट ले रहे हो, एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो, उसके साथ आप मेडिटेशन कर लीजिए, बायन्यूरल बीट्स सुन लीजिए, थॉट्स को पॉजिटिव थिंकिंग लीजिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, संदीप माहेश्वरी देखिए, ये सब चीजें आप कीजिए। लेकिन कोई दूसरी दवाइयाँ मत लीजिए। ओके, किसी भी तरह की दवाइयाँ आपको नहीं लेनी है। अभी दवाइयाँ मतलब क्या, बहुत सारे लोगों को लगता है आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती है वो दवाइयों की कैटेगरी में नहीं आती।
नहीं, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी दवाइयाँ ही है, उसके अंदर भी अल्कलॉइड्स होते हैं, उसके अंदर भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। हालांकि वो केमिकल कंपाउंड्स नेचुरली डिराइव्ड होते हैं, इसीलिए वो इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं क्रिएट करते, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन भी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। तो द शॉर्ट आंसर इज, अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो ओसीडी के लिए, तो लेट योर फिजिशियन डिसाइड कि आपको ओसीडी की मेडिसिन के साथ कोई और सप्लीमेंट्स चाहिए या नहीं, कुछ वीकनेस हो रहा है, कोई विटामिन चाहिए या नहीं, लेट योर फिजिशियन डिसाइड, आप खुद डिसाइड मत कीजिए। ओके, जैसे मान लो कि कोई ओसीडी फाइटर है, वो ओसीडी का दूसरा इलाज नहीं करा रहा है, लेकिन उसको कोई और प्रॉब्लम है अपनी लाइफ में, या कोई और बीमारी है, उसका इलाज करवा रहा है किसी और डॉक्टर के पास, तो उसे दोनों ट्रीटमेंट साथ में चलाने चाहिए या नहीं, या फिर से उसे अपने फिजिशियन या डॉक्टर से ही इसकी सलाह लेनी चाहिए? ओके, अभी आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। चलो सौरव गांगुली का एग्जांपल लेते हैं। सौरव गांगुली की एंजियोप्लास्टी हुई, मतलब उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड टेस्ट निकाला तो ब्लड में आया, अरे भाई सौरव गांगुली दादा को शुगर भी बहुत ज्यादा हो गया, अभी क्या करे? तो सौरव गांगुली जाते हैं डायबिटोलॉजिस्ट के पास, जो डायबिटीज के स्पेशलिस्ट हैं। तो वो डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, डायबिटीज का इलाज करते हैं, तो क्या वो उनसे बात छुपाएंगे कि मेरा एंजियोप्लास्टी हुआ है? वो तो बताएंगे ही ना कि हाँ, मैं डायबिटीज मेरा ऐसे बढ़ा हुआ है, लेकिन डॉक्टर साहब मेरा ना ये वाला फाइल भी आप देख लो, मेरा हार्ट का ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरा एंजियोप्लास्टी चल रहा है, और मुझे अचानक से दिल का दौरा आया था, तो मेरा ये ट्रीटमेंट चल रहा है। सेम यही प्रोसेस आपको करना है। अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो तो ऑलवेज यू शुड डिस्कस विथ योर डॉक्टर, कंसल्टेंट फिजिशियन, कि भाई देखिए डॉक्टर साहब, मेरा मैं ये प्रॉब्लम के लिए आया हूँ, लेकिन ऑलरेडी मेरा ये वाला ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप वो हिसाब से मुझे दवाई प्रिस्क्राइब कीजिए, क्या मुझको ये दवाई चेंज करनी है या फिर इसके साथ कोई ओवरडोज ना हो जाए। तो यस, आपको ये आपके डॉक्टर के साथ तो डिस्कस करना ही है। आपने ये क्वेश्चन पूछा है कि समझो अगर मुझे ओसीडी है और उसके साथ साथ मुझे डिप्रेशन भी है, तो क्या मैं दोनों दवाई साथ में ले सकता हूँ? यस, ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी साइकेट्रिक मेडिसिन आप इंटरचेंज या इंटरमिंगल कर सकते हो, लेकिन आपके जो फिजिशियन जो होते हैं उनके पास ये जानकारी जरूर होनी चाहिए। अगर आप ओसीडी का ट्रीटमेंट एक डॉक्टर के पास करा रहे हो, तो उनसे ये बात आप मत छुपाइए कि आप डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कोई दूसरे डॉक्टर से करा रहे हो, क्योंकि वो दवाई का ओवरडोज हो जाएगा या फिर वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगी, तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। ये इसमें कितना टाइम लग सकता है एक जनरल एक ओसीडी पेशेंट को, अगर वो किसी डॉक्टर के पास जाता है, दवाइयाँ लेता है, तो एक मिनिमम टाइम उसको कितने टाइम तक दवाई लेनी पड़ेगी? कुछ लोगों का कहना है कि भाई मुझे 5 साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए दवाई लेते, मैं तब भी ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैंने इतनी दवाइयाँ खा ली, अलग अलग डॉक्टर्स के पास चला गया, तो ये आखिरकार खत्म कब होगा? तो मेरे को कब, किस दिन ऐसा आएगा जब मैं अपनी दवाइयों को बंद कर सकता हूँ और मैं ये भी कह सकता हूँ मेरी ओसीडी ठीक हो गई है? ऑल राइट, अभी अगेन खत्री जी, देखिए आपने जो क्वेश्चन पूछा है, सेम बहुत बार ना हम लोग ये गलती करते हैं, हम लोग ऐसे सोचते हैं ओसीडी या कोई भी साइकेट्रिक बीमारी है ना, वो नॉर्मल डायबिटीज या ब्लड प्रेशर उससे कम्प्लीटली अलग है, मतलब एक एलियन बीमारी है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जैसे डायबिटीज हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, उसमें भी अगर आप जल्दी दवाई स्टार्ट कर देते हो या जल्दी डायग्नोस हो जाता है। अभी अगर समझो पेशेंट मेरे पास आया, उसका ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो मैं उसको बोलती हूँ भाई तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, फटाफट दवाई चालू कर दे, तो तेरे को आगे चल के दवाई लेनी नहीं पड़ेगी, हार्ट अटैक भी नहीं आएगा। सेम ओसीडी के पेशेंट्स जो मेरे पास जल्दी डायग्नोस होते हैं, उसमें बेस्ट तो जितनी कम एज में वो लोग पे हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, उतना जल्दी वो कंप्लीटली रिकवर हो जाते हैं, पूरी तरह से दवाई फ्री हो जाते हैं। तो शॉर्ट आंसर इज, ओसीडी का ट्रीटमेंट, आपको बहुत सारे लोगों को लगता है कि ओसीडी का ट्रीटमेंट मुझे जिंदगी भर लेना पड़ेगा। अभी मुझे कॉल मी फॉर पर भी कॉल्स आते हैं कि मैडम मुझे ये दवाई स्टार्ट कर डॉक्टर ने लिख के दी है, लेकिन अगर मैं लूंगा तो मुझे ये जिंदगी भर लेनी पड़ेगी, तो मैं तो बहुत डरता हूँ कि अभी मैं पूरा एडिक्ट हो जाऊंगा। दूसरा एक, मुझे अभी आज ही एक कॉल आया था एक पेशेंट का कॉल मी फॉर पर, तो वो ये पूछ रहा था कि अभी ये जो दवाई मैं ले रहा हूँ, क्या मैं इसका एडिक्ट हो गया तो अगर मेरे घर पर किसी को पता चलेगा तो मेरी शादी नहीं होगी या फिर प्रॉब्लम हो सकता है, अगर मैंने ये दवाई बंद कर दी तो क्या मुझे सुसाइडल प्रॉब्लम हो जाएगा।
तो ये सब गलत बातें हैं। देखिए ओसीडी या कोई भी साइकेट्रिक इलनेस की जो भी आप दवाई है, जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट उसको स्टार्ट करते हो, और जैसे मैंने कहा आप साइकोथेरेपी के साथ में मेडिकेशंस करते हो, जैसे अगर आपको दवाई स्टार्ट कर दी गई है तो उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा ऑल्टरनेट थेरेपी जैसे कि मेडिटेशन, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करना, या इवन एक्सरसाइज फॉर दैट मैटर, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उससे भी आपको ओसीडी में बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि आपके बॉडी में गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, तो ये बेसिकली आपके डिप्रेशन या किसी भी तरह के साइकेट्रिक इलनेस में बहुत ज्यादा फायदा करता है। तो अगर आप ओसीडी की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो उससे आपको जो ओसीडी की मेडिसिन है वो जल्दी बंद हो जाएगी। अभी कितना ड्यूरेशन, देखिए जनरली 7 to 8 मंथ्स में ओसीडी का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, प्रोवाइडेड द पेशेंट कम्स अर्ली टू मी। अगर मेरे पास पेशेंट जल्दी आता है, जब उसको ओसीडी का प्रॉब्लम हो रहा है और उसने 1 मंथ, पिछले 1 महीने से हो रहा है, और वो आकर मुझे बताता है, तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, साथ में थोड़ा सा काउंसलिंग वगैरह करते हैं। 7 to 8 मंथ्स में वो पेशेंट कंप्लीटली क्लियर हो जाता है। मेरे पास एक पेशेंट है, मैक्स टू मैक्स उसको 3 साल तक दवाई चली, 3 साल में उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन इसके बीच में ये जरूर होना चाहिए कि पेशेंट और डॉक्टर का जो रिलेशनशिप है वो जरूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक बार डॉक्टर से दवाई लिखवा ली, फिर आप वो लेते गए, कभी भी डॉक्टर का मुंह नहीं देखा, कभी भी डॉक्टर के साथ फॉलो अप नहीं किया, कभी आप मिले नहीं, तो ये आपको नहीं करना है। अभी आजकल तो ऑनलाइन कंसल्टेशन एकदम इजी हो गया है और हमारे गवर्नमेंट ने अप्रूव भी किया है। अभी ज्यादातर मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन ही करती हूँ ओसीडी के पेशेंट्स का, तो उसमें मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं तो 15 डेज में मैं उनसे फॉलो अप लेती हूँ कि 15 दिन के बाद आप मुझसे बात कीजिए कि क्या आपको सिम्टम्स हो रहे हैं, क्या आपको दवाई सूट कर रही है, क्या आपको कुछ थॉट्स है, डू यू वांट मी टू चेंज द मेडिसिन। तो एवरी 15 डेज पे अगर आप डॉक्टर के साथ फॉलो अप करते हो, और बिल्कुल भी दवाई को बिना डॉक्टर को पूछे बंद नहीं करना है। ओसीडी की मेडिसिन अगर आप बीच में से बंद करते हो बिना डॉक्टर को पूछे, तो वो मेडिसिन फिर से आपको स्टार्ट करनी पड़ती है, और वो फिर से वो ड्यूरेशन ऐड हो जाता है। मतलब समझो 6 महीने के लिए आपने ओसीडी की ट्रीटमेंट ली, फिर आपने अचानक से बंद कर दी, 1 हफ्ते के लिए आपने दवाई नहीं ली, तो वो 6 मंथ्स आपके ऐड नहीं होते, फिर आपको दूसरी मेडिसिन, और इस बार जब सेकेंड टाइम स्टार्ट करते हैं मेडिसिन तो वो ज्यादा पावर वाली मेडिसिन होती है, और वो 6 महीने के बजाय आपको अगर डॉक्टर ने कहा होगा 6 महीना, तो वो कम से कम आपको 1 साल लेनी पड़ती है। इसलिए बिल्कुल भी बिना डॉक्टर को पूछे आपको दवाई बीच में से बंद नहीं करनी है। अगर आप विदाउट एनी इंटरप्शन डॉक्टर के टच में आप रहते हो, प्रॉपर फॉलो अप करते हो, तो मैक्स टू मैक्स 3 साल में आपका ओसीडी का कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाता है। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के काफी आंसर्स तो उन्हें ऑलरेडी मिल चुके होंगे, और अभी हम स्टार्ट करेंगे। जितने भी लोग हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, वो अपने क्वेश्चंस, अगर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं वो क्वेश्चन रिपीट करूंगा। क्वेश्चंस आ गए हैं चैट सेक्शन में। तो एक क्वेश्चन है, क्या फ्लूनिल 20 and 40 दवाई लेने वाली महिला छोटे बच्चों को दूध पिला सकती है, खासकर 1 और 2 माह के बच्चों को? यस, पिला सकती है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। एक बार उनका लिवर फंक्शन टेस्ट कर लीजिए, और उन कैल्शियम के सप्लीमेंट स्टार्ट करने के लिए कहिए। कैल्शियम में जनरली शेलकैल या फिर मैकेलवेट 500 दिन में एक बार अगर वो लेंगे तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बच्चे को कोई इशू नहीं आएगा। I am taking medicine from last 4 years. I always ask my doctor to stop my medicine, but from last 1.5 years, she says few days more. I'm 50% recovered and stuck on it from 2 years. What should I do? टेक अ सेकेंड ओपिनियन, प्लीज टेक अ सेकेंड ओपिनियन। ये भी एक बहुत ज्यादा कॉमन चीज है, हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है, और वो ये है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने कोई दूसरे डॉक्टर से पूछा तो मेरे डॉक्टर को बुरा लगेगा। प्लीज, ये आपकी लाइफ के बारे में है, ये आपकी पर्सनल लाइफ है और आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। प्लीज टेक अ सेकेंड ओपिनियन, प्लीज दूसरे डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिए। पूछने में कोई आपको मार नहीं डालेगा। किसी दूसरे डॉक्टर से एक बार पूछिए कि ये मेरी मेडिसिन है, मेरे ये सिम्टम्स है, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो बंद करने में, या फिर क्या मुझे बंद करनी चाहिए या नहीं। प्लीज टेक अ सेकेंड ओपिनियन एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड अ सोल्यूशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम, मेरे फ्लुक्सटिन 60 और सोलोपोज बेटा 0.5 चल रही है, मेरी एज 19 है। तो ठीक है, तो आप ये जो आपको दवाई दी है वो एकदम परफेक्ट है, एकदम बढ़िया है। ये बेसिकली आपको ओसीडी के साथ में शायद पैल्पिटेशंस भी होते हैं। अभी ओसीडी में कॉमन कंप्लेंट ये होता है कि दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि एकदम जोर जोर से मेरा दिल धड़क रहा है, एकदम ऐसे घबराहट जैसी होती है, पैनिक अटैक्स आते हैं। तो उसके साथ हम लोग जनरली बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। तो आपको एकदम फैंटास्टिक मेडिसिन दी है, आपको जैसे प्रिस्क्राइब की है वैसे ही आपको लेनी है। परफेक्ट मेडिसिन, इट इज एब्सोल्युटली फाइन एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। Continue with that medicine. My question is how to cope with religious OCD, because it's very tough to ignore these thoughts, and I have to pray every time my mind says bad words about God and produces bad images also. Yes, very good question. For religious OCD also you require treatment, and you will be surprised to know that for religious OCD very very good treatment is available, and actually religious OCD is the fastest treatment OCD. ओके, मीन्स जो ओसीडी अलग अलग तरह के ओसीडीज है उसमें रिलीजियस ओसीडी जो है उसमें बेस्ट और फास्टेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो प्लीज जल्दी से जल्दी आप इलाज करा लीजिए। और इसके साथ में एक बात आपको जरूर करनी है, आपको साइकोथेरेपी करनी पड़ेगी। मेडिसिन तो जरूर आपको लेनी है, लेकिन इसके साथ में आपको काउंसलिंग जरूर करना है। उसमें एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहूंगी, जो भी आपको बैड थॉट्स आते हैं तो उसको आप पर्सनली मत लीजिए। जो भी आपको बैड थॉट्स आते हैं उसको एक बुक में लिखिए या फिर एक पेपर पे लिखिए, और वो जो भी आपकी गंदगी आपको ऐसे लगता है कि आपके माइंड में जो गंदे थॉट्स आते हैं तो वो आप एक पेज पर लिख दीजिए। उसके बाद वो पेज को फाड़ कर फेंक दीजिए या फिर पेज को आप जलाकर डाल दीजिए। तो दैट विल ऑल्सो हेल्प अ लॉट। बिलीव मी, ये मैंने काफी पेशेंट्स को सजेस्ट किया है। इट साउंड्स वेरी सिंपल, इट साउंड्स वेरी चाइल्डिश, बट बिलीव मी इट इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव। सो ट्राई दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ साइकोथेरेपी। तो ये आप कीजिए, एंड अलॉन्ग विद दैट प्लीज स्टार्ट सम मेडिसिन फॉर ओसीडी एंड यू विल गेट वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। रिलीजियस ओसीडी में हम लोग को जनरली 6 वीक्स या फिर 6 वीक्स अराउंड लाइक से पकड़ लीजिए 3 से 4 महीने में रिलीजियस ओसीडी में बहुत अच्छे 85 to 90% पेशेंट्स का रिकवरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइटी कम कैसे होगी, और सब लोगों का मन कैसे होता, मतलब वो पूछना चाहते हैं कि एक नॉर्मल आदमी कैसे सोचता है और एक ओसीडी पर्सन कैसे सोचता है, इसके बीच में डिफरेंशिएट कैसे करें। ओके, सबसे पहले तो आपने हाँ ये अच्छी बात कही। एक्चुअली मुझे ये कहना चाहिए था, प्लीज न्यूज देखना बंद कर दीजिए सभी लोग। मेरी ये आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। ये पूरे वेबिनार से अगर आपने कुछ भी ना सीखा हो, एक बात जरूर आप ध्यान में रखिए, चाहिए तो अपने आंखों के सामने लिख दीजिए कि न्यूज देखना मुझे आज से बंद करना है। ओके, अभी नॉर्मल पर्सन और ओसीडी पर्सन के बीच में थॉट्स में क्या फर्क है? अभी जनरली जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, अभी ओसीडी का एक छोटा सा एग्जांपल, आप कोई गाना सुनते हो तो आपके दिमाग में वो बैठ जाता है, आपके घड़ी घड़ी वही गाना रिपीट होता रहता है, वो भी एक तरह का ओसीडी है। तो जब आपके माइंड में कोई थॉट, अभी फॉर एग्जांपल एक लेडी होती है, वो रास्ते पे से चल रही है और उसकी पड़ोसन उसको दिखती है, वो लेकिन वो पड़ोसन उसके सामने देखती नहीं है, हाई नहीं करती है, ऐसे मुंह घुमा के चली जाती है। तो वो लेडी कंटिन्यूअसली वो सोचती रहेगी, यू नो थॉट्स उसके माइंड में आते रहेंगे, अरे हाँ इसको मेरे पे गुस्सा आया होगा, या फिर इसको ये पसंद नहीं है, इसने मुझे उस दिन ऐसा बोला था, इसके यू नो दैट सेम थॉट कीप्स ऑन हैपनिंग। एंड व्हेन दोस थॉट्स कीप ऑन हैपनिंग, तो क्या होता है, आपके मूड पर भी चेंजेस होते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हो। और ऐसे में जब आपके माइंड में कंटिन्यूअसली इस तरह के थॉट्स आते रहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी जो सोशल लाइफ है, जो आपकी रिलेशनशिप्स है, घर वालों के साथ जो इंटरेक्शन है, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ओसीडी की वजह से आपकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन जनरली जो एंजाइटी होता है, तो एंजाइटी तो सभी को होता है। एंजाइटी के लिए यस, अगर बहुत ज्यादा होता है तो यू शुड टेक ट्रीटमेंट। लेकिन एंजाइटी का एक सिंपल एग्जाम्पल ये है कि हम लोग टीवी पे देखते हैं कि किसी कहीं पे भी अर्थक्वेक हो गया, तो हम लोग देखते हैं तो हम लोग बहुत एंजाइटी हो जाती है, बहुत डर जाते हैं कि कितने सारे लोग एक्सपायर हो गए। ऐसे 1-2 घंटे के लिए हमको बुरा लगता है, फिर हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं या दोस्त का फोन आता है तो हम लोग वो बात को भूल जाते हैं। तो ये नॉर्मल बिहेवियर है।
लेकिन ओसीडी वाले जो होते हैं वो ये बात को भूलते नहीं है, वही थॉट को कंटिन्यूअसली अपने माइंड में रिपीट करते रहते हैं और उसको एस्केलेट करते रहते हैं। तो इसीलिए इसके लिए हम लोग को ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल पे दूसरों का व्यू देखना भी एक ओसीडी हो सकता है या नहीं? यस। और कॉमन क्वेश्चंस पर भी फील करना कि चलो दूसरों का एक व्यू ले लेता हूँ इस चीज पे गूगल पे जाके, तो क्या ये ओसीडी है या नहीं? देखिए, ये जैसे मैंने कहा, कोई भी चीज अगर आपके रूटीन लाइफ को, अगर आपका मेंटल स्टेटस जो है उसको अगर डिस्टर्ब नहीं करती तो वो ओसीडी नहीं है। अभी जैसे अगर आपको एक समझो अभी नया आईफोन खरीदना है, तो उसके लिए आप गूगल पे रिव्यू पढ़ते हो, आप गूगल पे सबका ओपिनियंस पढ़ते हो, वो ओसीडी नहीं है। ओके। लेकिन आपको अगर सर दर्द हो रहा है, कि मेरे पास बहुत सारे लेडीज ऐसे आते हैं, जनरली लेडीज में ये कॉमन होता है, सर दर्द होता है, वो गूगल पे सर्च करते हैं मुझे सर दर्द हो रहा है, वो इतने सारे गूगल के पेजेस पढ़ लेते हैं जिसमें, और वो ये कंक्लूजन पे आते हैं कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है या मुझे कैंसर है, तो इसको ओसीडी कहते हैं। ओके। आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, हाँ 2-3 लोग कहते हैं कि शायद आंखों की वजह से सर दर्द है, या फिर कोई ऑक्सीजन की कमी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से सर दर्द हो रहा, हाँ लेकिन ठीक है मैंने ये तो पढ़ लिया, लेकिन चलो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं डॉक्टर को पूछ लेती हूँ, या फिर मैं एक क्रोसिन की गोली ले लेती हूँ सर दर्द के लिए। ये नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और वो थॉट्स के बारे में सोचते जाओ, वो जो कीड़ा है वो आपके दिमाग में रह जाता है, मुझे सर दर्द है और मुझे कैंसर है। क्यों? क्योंकि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जो ये कहता था कि सर दर्द मतलब कैंसर में सर दर्द होता है या ब्रेन ट्यूमर में सर दर्द होता है। वो जो थॉट है वो आपके दिमाग में चलता रहता है, दैट इज हार्मफुल। बट इफ यू टेक ओपिनियंस और यू रीड रिव्यूज, दैट इज नॉट हार्मफुल। यस। Next question है, we all know the reality about OCD, but it's hard and also it requires much courage to ignore these thoughts. Please tell how to gather the courage to ignore these thoughts.